स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। व्हाट डज एम स्टैंड्स इन द टर्म पीएफएमएस? पीएफएमएस का फुल फॉर्म है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये बेसिकली क्या है? ये एक तरीके से रिफॉर्म्स है। गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स होती हैं सेंटर की, तो बहुत सारी स्कीम्स स्टेट गवर्नमेंट्स इंप्लीमेंट करती है, जिसमें सेंटर क्या करता है? स्पॉन्सर करता है स्कीम, तो फंड्स एलोकेट करता है। अब उन स्कीम्स में जो भी फंडिंग हो रही है उसका एक्सपेंडिचर किस तरीके से ट्रैक होगा? तो ये एक तरीके से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है, अकाउंटिंग सिस्टम है, जिसमें गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं उसमें जो भी पैसा खर्च हो रहा है उसकी स्टेट गवर्नमेंट्स को या अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एंट्रीज करनी होती हैं। तो पीएफएमएस इंडिया में जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं गवर्नमेंट की, तो बेसिकली उसमें फंडिंग को ट्रैक कर रहा है, एक्सपेंडिचर को ट्रैक कर रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से रिफॉर्म्स है ताकि करप्शन ना हो, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो, ठीक है। तो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। इसमें एम का मतलब पूछा हुआ है, तो थर्ड हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं। ट्रिप्स एंड ट्रिम्स आर एसोसिएटेड विद WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ट्रिप्स का मतलब है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और ट्रिम्स का मतलब है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपकी प्रॉपर्टी क्या होगी? आपकी प्रॉपर्टी जैसे आपका पेन, कॉपी, आपकी बाइक, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, वो आपकी प्रॉपर्टी है। आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होगी? जिसमें आपने कुछ क्रिएटिविटी करी हो, आपने कोई इन्वेंशन करा है, या आपने कोई पोएम लिखी है, आपने कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, आपने कोई स्टोरी लिखी है मूवी के लिए, जो भी चीज कमर्शियली यूजफुल है, तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है बेसिकली। अब मान लो कोई इन्वेंशन करे, पानी से चलने वाली बाइक बनाए, तो जिसने वो इन्वेंशन करा है वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो अब वो तो कमर्शियली यूजफुल है, तो वो इंडिविजुअल क्या करेगा? उसको रजिस्टर करेगा अपने नाम पे, पेटेंट करवाएगा, ठीक है। अब कोई भी कंपनी अगर उसके प्रोडक्ट को कमर्शियली यूज करना चाहती है, तो जिसने अपने नाम पे पेटेंट कराया है उसके साथ एग्रीमेंट साइन करेगा, उससे रॉयल्टी वगैरह पे करेगा, ठीक है। तो आईपीआर को अगर हम कैटेगराइज करें तो बहुत सारी कैटेगरीज होती है, उसमें से कुछ कैटेगरीज हम लिख लेते हैं, जैसे पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में पेटेंट का मतलब है अगर किसी इंडिविजुअल ने कोई इन्वेंशन करा है तो वो उस इन्वेंशन को पेटेंट करवा लेगा अपने नाम पर, ठीक है, क्योंकि उसने इतनी मेहनत करी है, उसमें रिसर्च करी है। या जैसे कोई कोरोना वायरस की दवाई ढूंढ ले, ठीक है, ये वैक्सीन ढूंढ ले, तो जो भी रिसर्च कर रहे हैं साइंटिस्ट वगैरह, वो अपने नाम पे उसे पेटेंट कराएंगे। अब कोई भी उसको कमर्शियली यूज करना चाहे तो उसके लिए उस इंडिविजुअल या कंपनी को रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। तो पेटेंट होता है नॉर्मली इन्वेंशंस का। और दूसरी कैटेगरी अगर हम बोले कॉपीराइट, कॉपीराइट्स का सिंबल होता है ये, ठीक है। कॉपीराइट्स बेसिकली होता है टेक्स्ट का, मीन्स अगर कोई पोएम लिखे, या जैसे चेतन भगत ने अपनी बुक लिखी, तो चेतन भगत की बुक क्या रहेगी? कॉपीराइट रहेगी। कोई और इंडिविजुअल बुक के ऊपर अपना नाम लिख के, ऑथर लिखकर बुक को नहीं बेच सकता, क्योंकि वो चेतन भगत का कॉपीराइट होगा। तो कॉपीराइट बेसिकली टेक्स्ट होते हैं, यहाँ पर मशीन्स या कोई और इन्वेंशन नहीं है, यहाँ पर टेक्स्ट है, लिरिक्स हैं, गाना लिखा है, स्टोरी लिखी है, पोएम लिखी है किसी ने, ठीक है, या बुक किसी ने लिखी है, तो वो बेसिकली कॉपीराइट होते हैं, ठीक है। सी ऐसा सिंबल रहता है सर्कल के अंदर। या अगर तीसरी कैटेगरी हम बोले तो हमारे पास ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क को टीएम और सर्कल या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आर और सर्कल इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। और ट्रेडमार्क का मतलब है लोगो या डिजाइन, लोगो डिजाइन, मतलब जो रिलायंस है उसका लोगो, एसबीआई है एसबीआई का लोगो, या डिफरेंट कंपनीज है उनका लोगो, वो उनका ट्रेडमार्क है,
ठीक है। तो लोगो या डिजाइन ट्रेडमार्क होता है क्योंकि उनकी कोई ब्रांड वैल्यू है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि रिलायंस का लोगो लगाकर अपने शॉप लें और रिलायंस का लोगो लगाकर प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर लें। रिलायंस की कोई ब्रांड वैल्यू, आपको बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन आप लीगली ऐसा कर ही नहीं सकते, वो इलीगल होगा, आपके पास नोटिस भी आ सकता है। ठीक है। तो लोगो, किसी भी कंपनी का लोगो उनका ट्रेडमार्क रहता है, कोई और उस कंपनी का लोगो अपनी कंपनी में यूज नहीं कर सकता अगर कंपनी ने रजिस्टर किया हुआ है, ट्रेडमार्क किया हुआ है। ठीक है। तो ये और भी कैटेगरीज होती हैं, हमने मोटा मोटा 3 कैटेगरी डिस्कस करी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और जब ट्रेड की बात होती है, ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि पूरी दुनिया में ट्रेड को रेगुलेट कर रहा है, तो जब ट्रेड की बात होती है तो यूएस कंपनी इंडिया में भी सप्लाई कर रही है, ठीक है, या इंडियन कंपनी बाहर भी सप्लाई कर रही है, यूरोप की कंपनी भी, मतलब सारी कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही होती हैं। अब मान लिया कोई कंपनी ऐसा करे, किसी और कंपनी के प्रोडक्ट को कॉपी कर ले, ठीक है, मतलब पेटेंट का वायलेशन करे, कॉपी करके बेचने लगे। मतलब जैसे अगर हम देखें एप्पल के जो फोन्स हैं उसमें से बहुत सारे फीचर्स सैमसंग कॉपी करके उसे बेचने लगे इंडिया में, ठीक है, तो ट्रेडमार्क का वायलेशन होगा एप्पल जो है सैमसंग को, क्योंकि उनके बीच में कई बार केस चले हैं यूएस में कि एप्पल ने एलिगेशंस लगाए हैं सैमसंग के ऊपर कि इन्होंने हमारे बहुत सारे पेटेंट जो हैं कॉपी करे हैं, चोरी करे हैं बहुत सारे फीचर्स, ठीक है, और फिर अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। ठीक है। तो बहुत सारे केसेस भी उनके ऊपर अभी भी चल रहे होंगे कई इश्यूज को लेकर। तो कंपनी आजकल ना आईपीआर का जमाना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बिजनेस को, कोई भी इंडिविजुअल जो कि किसी दूसरे का प्रोडक्ट कॉपी करके बेच रहा है, ठीक है, तो ऐसे ट्रेड को डिस्करेज करना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट बेसिकली आईपीआर का वायलेशन ना करे कोई भी कंपनी या कोई भी कंट्री, ठीक है। तो ट्रिप्स इस चीज के लिए बना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। तो कंट्रीज क्या करती हैं, जो भी डब्ल्यूटीओ की मेंबर है ट्रिप्स एग्रीमेंट में साइन करती है, ठीक है। ट्रिप्स की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स का मतलब है कि जब कोई फॉरेन कंपनी मान लो कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आई, तो हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी इस तरीके की रहे कि वो डोमेस्टिक कंपनी को प्रायोरिटी देती हो और फॉरेन कंपनीज को प्रायोरिटी ना देती हो। तो उससे क्या होगा, फॉरेन कंपनीज इंडिया में बिजनेस कर ही नहीं पाएंगी, क्योंकि वहां की सरकार फॉरेन कंपनीज को प्रायोरिटी ही नहीं देती, वो प्रायोरिटी में लास्ट में है, डोमेस्टिक कंपनीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं। उससे क्या होगा, फॉरेन कंपनी इंडिया में बिजनेस करने के लिए आएगी नहीं, तो ग्लोबल ट्रेड डिस्करेज होगा। मतलब कोई भी कंपनी किसी और कंट्री में क्यों जाएगी बिजनेस करने के लिए, जब उसे वहां पर प्रायोरिटी नहीं मिल रही। हर कंपनी अपने यहाँ की डोमेस्टिक कंपनी को अगर प्रायोरिटी देने लगे तो बिजनेस हो ही नहीं पाएगा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि आपको क्या करना है, अपने डोमेस्टिक कंपनीज को प्रायोरिटी नहीं देनी। अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी को प्रायोरिटी देते हैं तो रीजनेबल रीजंस होने चाहिए आपके पास, क्योंकि ये ग्लोबल ट्रेड है, यहाँ पर सबको फ्रीडम है बिजनेस करने के लिए। तो फॉरेन कंपनी भी इंडिया में आके बिजनेस कर सकती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती, या अगर हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं किसी फॉरेन कंपनी के ऊपर कि यहाँ पर केवल हम डोमेस्टिक कंपनीज को ही प्रमोट करेंगे, तो कल के दिन क्या होगा, इंडियन कंपनी बाहर जाती है तो अलग अलग कंट्रीज में फिर हमें भी प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, हम बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे। तो क्लोज्ड इकोनॉमी हो जाएगी पूरी दुनिया की, जबकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है बॉर्डर नाम की चीज खत्म हो जाए, सारी कंपनीज फ्रीली ट्रेड कर सकें। तो जो भी कंट्री डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं वो ट्रिम्स में भी साइन करती हैं कि हम अपने यहाँ की कंपनीज को और जो फॉरेन कंपनीज हैं अपने यहाँ की कंपनीज को प्रायोरिटी नहीं देंगे फॉरेन कंपनीज के ऊपर, ताकि फ्री बिजनेस कर सकें फॉरेन कंपनीज भी। कई बार इंडिया में डिमांड होती है ना कि फॉरेन कंपनीज को बैन कर देना चाहिए, तो बेसिकली ट्रिम्स का वायलेशन होगा वो, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमारे ऊपर एक्शन ले सकता है अगर हम ट्रिम्स का वायलेशन करते हैं। बदले में क्या है, हम भी कहीं जाके ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो सेकंड हमारा आंसर हो गया इसका, डब्ल्यूटीओ में यूज होते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। 62
in economic terms, total money value of all final goods and services produced in a country by Indian nationals in a given year. ये हमारी इकोनॉमी की क्लास में हमने डिस्कस भी करा था. जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये पूरा का पूरा नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो डिस्कस करा था. और हमने डिस्कस करा था जीडीपी क्या होता है, मनी की टर्म्स में वैल्यू किस चीज की, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया, इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी मनी की टर्म्स में वैल्यू हमारा जीडीपी होता है. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर देंगे जीडीपी, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स इसका आंसर जीडीपी नहीं है, इसका आंसर जीएनपी है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन नेशनल्स है. जब भी सिटीजन की बात होती है, सिटीजनशिप की बात होती है, तो हमारा जीएनपी होता है. यहाँ पर जीएनपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. यहाँ पर नेशनल वर्ड यूज होता है, और ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पर डोमेस्टिक वर्ड यूज होता है. तो डोमेस्टिक वर्ड यूज होने का मतलब है यहाँ पर सिटीजनशिप इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री इंडियन सॉइल में, चाहे फॉरेन कंपनीज हो, फॉरेनर्स हो या इंडियंस हो, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो जीडीपी होता है. फॉरेनर्स भी, यहाँ पर बस हम देखते हैं इंडियन सॉइल, चाहे फॉरेनर प्रोड्यूस कर रहा हो चाहे इंडियन. और यहाँ पर हम देखते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यहाँ पर हम सिटीजनशिप देखते हैं, वो इंडियन होना चाहिए. इंडियन सॉइल में भी इंडियन और फॉरेन सॉइल में भी इंडियन. पूरी दुनिया में इंडियन जहां भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंडियन पासपोर्ट होल्डर, वो जीएनपी में आता है. तो यहाँ पर बाय इंडियन नेशनल्स लिखा है, सिटीजनशिप की बात करिए, इसलिए जीएनपी आंसर है. अगर यहाँ पर ऐसा होता है बाय या प्रोड्यूस्ड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, ये हटा देते अगर प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ गिवन ईयर, ठीक है, तो हमारा फिर जीडीपी आंसर होता. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 में आता है, विच आर द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम अंडर भारत निर्माण. ठीक है, भारत निर्माण में 6 सेक्टर्स हैं, उसको इस तरीके से याद किया जा सकता है, राइट एच करके. राइट में डब्ल्यू का मतलब है वाटर, रोड, इरिगेशन, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग. तो बेसिकली ये 6 सेक्टर्स हैं इंडिया में. हर जगह ये 6 अगर पहुंच जाएंगे तो भारत का निर्माण होगा. ठीक है, वाटर मतलब पीने का पानी, गांव गांव तक पहुंचना चाहिए, पीने का साफ पानी, पक्की सड़क होनी चाहिए. ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, टेलीकॉम की सर्विसेज होनी चाहिए, मोबाइल, इंटरनेट वगैरह सब. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, हर घर तक 24 घंटे बिजली हो, और पक्के मकान होने चाहिए, मिट्टी के मकान नहीं होने चाहिए. जब ये 6 चीजें रूरल एरिया में हो जाएंगी तब हम बोलेंगे भारत का निर्माण है. तो इन 6 के अंडर बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, पानी पहुंचाने की अलग अलग स्टेट की स्कीम्स होती है, सेंटर की स्कीम्स होती हैं, लेकिन सेंटर का ऑब्जेक्टिव होता है कि ये भारत का निर्माण करना है, इन 6 सेक्टर्स में काम करना होता है. जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना होगा वो रोड के अंडर आ जाएगा. ठीक है, या वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम है वो इरिगेशन के अंडर आ जाएगा. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना इलेक्ट्रिसिटी, इंदिरा आवास योजना हाउसिंग के अंदर. ठीक है, बहुत सारी स्कीम्स के नाम तो मोदी सरकार ने चेंज कर ही दिए हैं. ठीक है, हमें यहाँ पर पूछा है मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम अंडर भारत निर्माण. अगर आप प्रैक्टिकली सोचो, कोई भी रूरल एरिया बिल्कुल उजाड़ है, सबसे पहले इन सब में से कोई भी चीज अगर पहुंचती है किसी रूरल एरिया में तो वो है रोड. रोड के पहुंचने के बाद ही बाकी चीजें पहुंचती हैं. ठीक है, पाइप्ड वाटर, हर घर तक पीने का पानी तभी पहुंचेगा जब पहले पक्की सड़क पहुंचेगी. और इन सारी चीजों में अगर हम देखें, सड़क तो इंडिया में हर गांव तक ज्यादातर पहुंच ही चुकी है, लेकिन हर घर तक पाइप्ड वाटर, ड्रिंकिंग वाटर वो नहीं पहुंचा है, या इरिगेशन फैसिलिटी हर जगह तक नहीं पहुंची है. तो बाकी चीजों में टेलीकॉम भी काफी हद तक पहुंचा है, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है रोड्स. ठीक है, तो इसका आंसर हमारा रोड से रिलेटेड होगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. 63 का हमारा फर्स्ट आंसर है. 64 अपर लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर आरटीजीएस ट्रांजैक्शन इज. आरटीजीएस का मतलब है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. अब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की जो अपर लिमिट है, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है. लोअर लिमिट जरूर इसकी, लोअर लिमिट है इसकी 2 लाख. ये है क्या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट? जब आपको ऑनलाइन
अपने अकाउंट से किसी और के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना हो तो आरटीजीएस सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल तभी सेलेक्ट कर सकते हो जब मिनिमम आपको 2 लाख ट्रांसफ़र करने हो। अब 2 लाख से ऊपर, 2 लाख से कम ट्रांसफ़र करने हो तो आरटीजीएस फिर यूज़ नहीं होता। 2 लाख से ज़्यादा के लिए ही आरटीजीएस यूज़ होता है, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, कितना भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और रियल टाइम पे होता है। रियल टाइम का मतलब इंस्टेंट होता है, अभी हमारे अकाउंट से डेबिट होगा, सामने वाले के अकाउंट में तुरंत चला जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है ऑनलाइन बैंकिंग में। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एनईएफटी भी होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। एनईएफटी आपने सुना होगा, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या होता है? इसकी ना तो कोई अपर लिमिट होती है ना कोई लोअर लिमिट है, नो अपर लोअर लिमिट। इसमें कितना भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये रियल टाइम में नहीं होता, ये 3-4 घंटे लेता है। 3 या 4 घंटे में ये क्यू में लग जाते हैं, बल्क में एक साथ होते हैं। तो एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, जबकि आरटीजीएस रियल टाइम में होता है। यहाँ पर 3-4 घंटे में फंड ट्रांसफर होता है, हमारे अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा, सामने वाले के क्रेडिट में टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आरटीजीएस रियल टाइम में होता है और ये बेसिकली बैंक हॉलीडेज में होता नहीं है, 24/7 नहीं है। जब बैंक खुला रहता है तब नॉर्मली ये होता है एनईएफटी आरटीजीएस। आगे आरबीआई प्लान कर रहा है कि ये 24 आवर्स हो। ठीक है, संडे को भी हो, आगे प्लान कर रहे हैं, फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो हमारा इसका कोई अपर लिमिट नहीं है। आरटीजीएस की लोअर लिमिट 2 लाख है। ठीक है, और एनईएफटी की ना तो कोई अपर लिमिट है ना लोअर लिमिट है। तो इसका आंसर हो गया हमारा 5th आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज ऑल्सो नोन एज। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है? बेसिकली अगर कोई इंडियन कंपनी मान लो उसे फंड्स जुटाने हैं तो वो इंडिया के शेयर मार्केट में लिस्ट होगी और फिर इंडियंस क्या करेंगे, इंडिया के शेयर मार्केट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगा रहे हैं। कंपनी क्या कर रही है, बदले में पब्लिक को फंड्स ये शेयर्स ऑफर कर रही है और पब्लिक से पैसा ले रही है। ठीक है, तो इस तरीके से कंपनी के पास फंड्स आ जाते हैं, फिर अपने बिजनेस को नेशनली या ग्लोबली फैलाते हैं। उसके अलावा क्योंकि वो इंडियन कंपनी इंडिया के शेयर मार्केट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करते होंगे। ठीक है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके थ्रू भी जो इंडियन कंपनीज इंडिया के शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं तो उन्हें डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी मिल रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी मिल रहे हैं इंडिया के शेयर मार्केट में। अब मान लिया कि इंडियन कंपनी ने प्लान करा कि ऑस्ट्रेलिया के तो कम इन्वेस्टर इंडिया के शेयर मार्केट में कम पैसा लगा रहे हैं, तो ऐसा करते हैं ऑस्ट्रेलिया के शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं। अब जब इंडियन कंपनी मान लिया रिलायंस ऑस्ट्रेलिया में चली गई और ऑस्ट्रेलिया के शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए अप्लाई करा, तो वहां की गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई पब्लिक आपके शेयर्स तो खरीद लेगी, तो क्या गारंटी है कि आप पैसा लेके भागोगी नहीं, चीटिंग नहीं करोगे। तो रिलायंस तो फिर वहां पर तो, क्योंकि यहाँ तो इंडियन लॉ है, रिलायंस यहीं की बेस्ड कंपनी है, तो यहाँ तो वो गड़बड़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पता चला पैसा ही पब्लिक का लेके भाग गए, तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार रिलायंस से ना कुछ शेयर्स, मतलब कुछ शेयर्स बोलेगी कि आप कुछ शेयर्स बैंक में गिरवी रखिए। तो रिलायंस क्या करेगा, कुछ शेयर्स मान लो कि 1000 करोड़ के शेयर जो है बैंक में गिरवी रख दिए। ठीक है, और 1000 करोड़ के एसेट्स वगैरह गिरवी रखे और वहां के शेयर मार्केट में लिस्ट होगी। फिर ऑस्ट्रेलिया के लोग क्या करेंगे, वहां के शेयर मार्केट में जो भी पैसा लगाते हैं, ठीक है, रिलायंस के शेयर्स खरीदते हैं, बदले में ऑस्ट्रेलिया के बैंक से उन शेयर्स की एडीआर या जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इश्यू होती है। ठीक है, ग्लोबल ये एक तरीके की डिपॉजिटरी रिसिप्ट है। ठीक है, तो ये एक तरीके का सिस्टम है जिसके थ्रू एक इंडियन कंपनी किसी फॉरेन कंट्री के शेयर मार्केट में लिस्ट होती है। ठीक है, वहां पर गिरवी रख देती है अपने शेयर्स। ठीक है, और इन्वेस्टर्स जो भी पैसा लगाते हैं, रिलायंस को वो पैसा मिल जाता है, लेकिन उसने शेयर्स वहां के बैंक में गिरवी रखे हुए हैं और वहां के इन्वेस्टर्स को बदले में क्या दे रहा है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। डिपॉजिटरी रिसिप्ट का मतलब एक तरीके की रिसिप्ट है, इन्वेस्टर ने जो भी पैसा लगाया है, ये एक तरीके का, इसमें एक जीडीआर में कुछ यूनिट शेयर्स होंगे। ठीक है, तो इसके थ्रू एक तरीके से कोई भी कंपनी फंड्स जुटा रही है फॉरेन से
ठीक है। तो इस ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट को इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट भी बोलते हैं। तो थर्ड हमारा आंसर है 65 का। 66 में आते हैं, which of the following is the fall in prices but without causing unemployment। fall in prices का मतलब डिफ्लेशन, जब इन्फ्लेशन नीचे आता है, ठीक है, महंगाई जो है 6% 7% थी, और 1% या नेगेटिव इन्फ्लेशन होने लगे, डिफ्लेशन होने लगे, तो उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। क्योंकि अगर प्राइसेस गिर रहे हैं तो इसका मतलब डिमांड नहीं है, मार्केट में डिमांड नहीं है, तो उससे क्या होगा, कंपनी प्रोडक्शन घटा देगी, फिर सैलरी नहीं दे पाएगी एम्प्लॉइज की, तो एम्प्लॉइज को जॉब से निकाल देगी। तो आरबीआई क्या करता है, एक तो प्राइसेस जो गिर रहे हैं उसको कंट्रोल करना है, और इस तरीके से कंट्रोल करना है कि उससे अनएम्प्लॉयमेंट ना बढ़े, लोगों की जॉब ना जाए, नौकरियां ना चली जाएं। तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। इसके लिए टर्म यूज होती है डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, इसकी पूरा इन्फ्लेशन का एक हमने पूरा सेशन किया है, आप वीडियो को रेफर कर सकते हो, पुराने वाले, ठीक है। मार्केट इन विच लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी सच एज स्टॉक्स आर बॉट एंड सोल्ड इज नोन एज। तो लॉन्ग टर्म से स्टॉक्स आर बोल्ड इज सोल्ड एज कैपिटल मार्केट। हमने डिस्कस किया था कैपिटल मार्केट शेयर्स एंड बॉन्ड मार्केट होता है, शेयर्स एंड बॉन्ड मार्केट होता है, ठीक है, कैपिटल मार्केट। और शॉर्ट टर्म मनी का जो मार्केट होता है वो मनी मार्केट होता है। लॉन्ग टर्म मनी का जो मार्केट होता है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, वो शेयर मार्केट या कैपिटल मार्केट होता है, ठीक है। बुलियन मार्केट गोल्ड के मार्केट के लिए बेसिकली हम बोलते हैं। बुलियन मतलब जैसे सोने का बिस्किट होता है, उसे हम बुलियन बोलते हैं। कमोडिटी मतलब गोल्ड और सिल्वर को जब हम कमोडिटीज को खरीदते बेचते हैं, ठीक है, तो वो कमोडिटी एक्सचेंज होता है। कमोडिटी एक्सचेंज को भी सेबी रेगुलेट करता है, कैपिटल मार्केट को भी सेबी रेगुलेट करता है। फॉरेक्स का मतलब फॉरेन करेंसी होता है, ठीक है। मनी मार्केट में बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, सब मार्केट, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं फाइनेंशियल मार्केट में। तो ये कैपिटल मार्केट आंसर है 68। एलएएफ की फुल फॉर्म है लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं बैंकिंग में, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। एलएएफ में दो चीजें इंक्लूडेड होती है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट एग्जाम में कई बार आए हैं, ठीक है। आरबीआई एलएएफ को कई बार यूज करता है मार्केट में लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने के लिए या मार्केट से लिक्विडिटी को रिड्यूस करने के लिए। तो एलएएफ में दो चीजें इंक्लूड होती हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में वैसे सीआरआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लेकिन एलएएफ का मतलब, जब भी एलएएफ टर्म हम कहीं भी इकोनॉमी में पढ़े, इसका मतलब है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट बेसिकली क्या होता है, ये वो वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस रेट पे बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन लेता है, 14 डेज से कम का लोन। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट पर बैंक आरबीआई में जो भी बैंक के पास सरप्लस होता है वो पैसा डिपॉजिट करता है, तो ये वो वाला इंटरेस्ट होता है जो आरबीआई बैंक को पे करता है बैंक के डिपॉजिट्स में। बैंक के पास जो भी एक्स्ट्रा सरप्लस कैश है, बैंक आरबीआई में पार्क कर देता है अपने वो सरप्लस फंड्स, तो आरबीआई उसे इंटरेस्ट भी देता है। तो बेसिकली बैंक आरबीआई से लोन भी ले रहा है, शॉर्ट टर्म लोन, और कुछ शॉर्ट टाइम के लिए जब भी सरप्लस कैश है डिपॉजिट भी कर रहा है। तो बैंक अर्न भी कर रहा है इंटरेस्ट, तो इस रेट से अर्न कर रहा है और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन ले रहा है। तो यहाँ पर लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी तो हमारा थर्ड आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे वाले क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।